स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हिंसेक सिक्योरिटीज के महेश ओझा जी और जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत साहब बने हुए हैं। लेकिन शेयर बाजार सबका अधिकार, जो कि आम निवेशकों को ईटी नाउ स्वदेश की इस निवेश यात्रा से जोड़ने का जरिया है, उससे जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन के एक हिस्से में एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। इसे स्कैन करते ही आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से जुड़ जाएंगे और यहां पर आप अपना सवाल, जो मैंने पहले भी आपको तरीका बताया, अपने शहर का नाम, अपने स्टॉक का नाम, स्टॉक से जुड़ा सवाल नहीं भी है, कोई बेसिक सवाल है तो उसे पूरा लिखिए, और इसके साथ ही अगर स्टॉक से जुड़ा सवाल है तो नजरिया लिखिए कि आखिर आपका लॉन्ग टर्म का, लंबी अवधि का नजरिया है या शॉर्ट टर्म का या छोटी अवधि का नजरिया है। इससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होती है आपको राय देने के लिए। तो लगातार YouTube पर भी सवाल आ रहे हैं और YouTube पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, हमारे पास सवाल है। हालांकि जिन दर्शक ने अपना सवाल भेजा है और उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, उनके YouTube चैनल का नाम इनक्रेडिबल सॉल्यूशंस करके है। नवीन फ्लोरीन पर राय जानना चाहते हैं। 3342 3342 की इनकी बाइंग है, 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि आगे क्या करें। महेश जी, आप ही बताइए। नवीन फ्लोरीन 3342 की इनकी बाइंग, आज की ही बाइंग इनकी लग रही है, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली स्टॉक्स में काफी टाइम पहले अपन ने डिस्कस भी किया था, वो टाइम पे मोमेंटम भी बना हुआ था। तो यहाँ से एक वापस से इनको रिवर्सल जो मोमेंटम है वो एक सस्टेन करना पड़ेगा। तो एक 3180 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से एक 3180 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक्स में बने रहिए। जब ये वापस से रिवर्सल होगा तो इनको 3450 से 3480 तक के लेवल जो है, इमीडिएट लेवल जो देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में है, तो यहाँ से रिवर्सल का वेट करिए। एक स्टॉप लॉस जो मैंने बोला है वो आप मेंटेन करके होल्ड करिए। हमारे साथ लाइव दर्शक भी जुड़ गए हैं और ज्योति भंडारी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं अहमदाबाद से। नमस्कार ज्योति, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मैं बहुत 15-20 साल से डीमेट अकाउंट है और शेयर्स है मेरे पास में। लवली, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा है जान के। और मैं एक्चुअली निफ्टी ETF या निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ओके। मैंने अब तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और निफ्टी में कभी नहीं किया। अच्छा। तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से 2 से 5 साल के लिए चाहती हूँ कि 5 लाख रुपए में इन्वेस्ट करूँ। 5 लाख रुपए। मुझे कब एंट्री करनी चाहिए मार्केट में और किस तरह से लेना चाहिए? चलिए, नजरिया आपका कितने साल का आपने बताया? मतलब लंबाई है 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं तो 2 से 5 साल के लिए। 2 से 5 साल के लिए, बहुत बढ़िया। ज्योति, क्योंकि आपने कहा कि आप 15 साल से शेयर बाजार से जुड़ी हुई हैं, आपका डीमैट भी है, तो कुछ सलाह हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे होंगे, क्योंकि आप महिला दर्शक हैं और बहुत अच्छा होता है जब आप जैसी महिला दर्शक, इतनी जागरूक निवेशक हमें कॉल करके अपना सवाल पूछती हैं और अपना अनुभव बताती हैं। तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि जब मार्केट नीचे होता है उस वक्त अच्छे शेयर्स में जो लार्ज कैप या जो बहुत मतलब सॉलिड टाइप के स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बिल्कुल। तो वो किसी भी बैंक FD से या गोल्ड से या म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं अगर वो थोड़े अच्छे शेयर्स होते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा ज्योति, खासतौर से आप जो निवेश शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, मेरे ख्याल से यही मुनाफे की सबसे बड़ी चाबी है। और बाकी सलाह आपको अक्षय देंगे। अक्षय बताइए, 2 से 5 साल का नजरिया, 5 लाख रुपए है और निफ्टी ETF में खरीदना चाहती हैं और एंट्री पॉइंट पूछ रही हैं आपसे। देखिए, एक तो जो आपका लॉन्ग टर्म का जर्नी है सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि एक्चुअल जो बड़ा पैसा बनता है मार्केट वो इन्वेस्टिंग जर्नी में ही आपको काम में आता है। ETF का रूट आपने चुना है, तो ETF जो है एक बहुत ही बेहतरीन रूट है इन्वेस्ट करने के माध्यम से। हालांकि मैं कहूँगा, सिंस आप टाइम करना चाहती है ETF में, तो टाइमिंग का अगर आप नजरिया और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखती है तो थोड़ा इसमें कुछ डाइवर्जन हो सकता है। क्योंकि हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ हमारे क्लाइंट्स को भी कि आप जब भी ETF की जर्नी करें तो आप SIP का रूट इसमें करें, जहां पे एवरी मंथ आप एक फिक्स्ड सम निफ्टी में इरेस्पेक्टिव
ऑफ द लेवल आप इसमें धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते जाए, ये नॉर्मली हमारा सजेशन रहता है। सिंस आपने लेवल्स की बात की है और निफ्टी कहाँ जाएगा अगले 3 से 5 साल में इसकी आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो ओवरऑल अगर निफ्टी का जर्नी देखे तो ईयर ऑन ईयर हमेशा निफ्टी ने बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर आप कोई भी वेबसाइट पे आप लास्ट 10 इयर्स का ईयरली रिटर्न्स देखें निफ्टी में तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो एक टारगेट प्रोजेक्शन अगर मेरे को निफ्टी में करना है आगे 4 से 5 साल के लिए, तो टारगेट प्रोजेक्शन से ज्यादा मैं कहूंगा कि रिटर्न्स तो बनेगा ही। कहाँ पे लेना है तो मैं कहूंगा ETF जो है करीबन 243 के आसपास आपको मिलेगा। तो अगर आप SIP ना करना चाहे और टाइम करना चाहे तो 10 दिन जाने दीजिए, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद मार्केट में एक स्टेबिलिटी मिलेगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट का रूट स्टार्ट करें। तो लेवल वाइज 230 एक अच्छा पॉइंट मिलेगा जब भी आपको मिले, आपको ये इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर डिप की बात करें तो 220, तो ये 2 लेवल बहुत बेहतरीन रहेगा। और अगर ये टारगेट एरिया प्रोजेक्ट करना चाहे तो 300 और 325 ये 2 मेरे टारगेट एरिया रहेंगे। तो टारगेट्स और लेवल्स दे दिए, पर मैं फिर भी कहूंगा SIP रूट चुनिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन यही रूट रहता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लेवल्स काम करते हैं। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है तो आप SIP करिए। बाकी ETF के लिए भी आपको लेवल्स बता दिए हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, ये हमें चंडीगढ़ से आया है संदीप शर्मा जी का। स्टॉप लॉस कैसे तय करें, लोअर और अपर सर्किट भी समझाइए। अक्षय, इसमें भी आप ही इनकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि हम अक्सर अपने दर्शकों को ये बताते भी हैं कि नुकसान को अपने बचाएं, प्रॉफिट को बचाएं और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ऑप्शन ट्रेडर्स को तो खासकर ये सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस का प्रयोग ज़रूर करें। तो ये भी कुछ नए निवेशक ही हैं, बाजार में एंट्री कर रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस कैसे तय करें किसी स्टॉक में, और लोअर और अपर सर्किट क्या होता है, ये भी इनको समझाएं। अक्षय जी, मदद कीजिए इनकी। सबसे पहले लोअर और अपर सर्किट की बात करें तो सर्किट वो चीज होती है जहां पे, मैं अपर सर्किट की बात करूं तो अपर सर्किट वो होता है जहां पे सिर्फ बायर्स हो। तो हर स्टॉक का एक सर्किट लिमिट एक्सचेंज डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ ईच स्टॉक। तो अगर कोई स्टॉक जो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो उसमें सर्किट बैंड रहता है, किसी स्टॉक का 5% हो सकता है, किसी का 10 या किसी का 20, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस नेचर ऑफ द स्टॉक। एक्सचेंज तय करता है कि इसका सर्किट का जो बैंड हो वो कहाँ होना चाहिए। अगर सिर्फ बायर हो, कुछ न्यूज आए या कुछ डेवलपमेंट हो स्टॉक में जहां पे देयर आर ओनली बायर्स इन द स्टॉक, कोई सेलर ना हो इसमें, तो आपको अपर सर्किट फ्रीज हो जाता है जब भी वो अपर एंड ऑफ द बैंड हिट करता है। सिमिलरली वाइस वर्सा, जब भी स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज हो, बिल्डअप हो, जहां पे सभी शेयर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम बेचना पसंद करते हैं, तो लोअर सर्किट लगता है, क्योंकि कोई स्टॉक में बायर ही नहीं लगता है और जो लोएस्ट प्राइस बैंड है दिन का वहां पे हिट होता है। तो ये रहा अपर सर्किट और लोअर सर्किट की बात। अभी बात करें स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस एक चीज है जो किसी को पसंद नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये पॉइंट है स्टॉप द लॉस फ्रॉम गोइंग अहेड। इसका मतलब वही रहता है, स्टॉप द लॉस फ्रॉम गोइंग अहेड। तो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, और स्पेशली ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है अगर आप ट्रेडर या शॉर्ट टर्म आप मार्केट में नजरिया रखते हैं। क्योंकि मार्केट का जो पूरा जर्नी है, अगर आप अपना रिस्क कंट्रोल करने को सीख ले, तो आप अपना प्रॉफिट्स को राइड करें, तो आपकी जर्नी जो है एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉप लॉस कैसे तय करना है अगर आपको ये जानना है, तो बहुत सारे टेक्निकल टूल्स रहते हैं। कोई मूविंग एवरेज यूज करता है स्टॉप लॉस के नजरिए से, कोई प्रायर डे लो यूज करता है, तो कोई प्रायर वीक का लो यूज करता है, और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर आपको मिलेंगे। पर इन शॉर्ट, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि एक पॉइंट ऑफ द मार्केट वेयर जो रिस्क रहता है वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। एक सिंपल एग्जांपल, में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ हम देखते हैं। तो जब भी आप कोई ट्रेड एंटर करते हैं, आपको ये नजर ध्यान में रखना है कि वो ट्रेड में कम से कम रिवॉर्ड या प्रॉफिट मुझे 2x, दैट इज अगर आप कोई स्टॉक में 100 में एंट्री कर रहे हो और 120 का आपका टारगेट है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है कम से कम 10 रुपए का होना चाहिए। तो 1 रुपी का लॉस, 2 रुपी का टारगेट, ये रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ कोई भी ट्रेड में होना बहुत जरूरी है। तो आप अगर 10 ट्रेड का ओवरऑल एक पोजीशन ले ले और आपका स्ट्राइक रेट 60% भी रहे ये पूरे 10 ट्रेड में, तो भी आपका जर्नी रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो स्टॉप लॉस वही है, हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बना के चले। अगर वो हिट हो जाए तो तुरंत आप एग्जिट करें, कोई इमोशन ना रखे, और जब भी आप गेन करें कोई ट्रेड में जल्दबाजी ना करें, कम से कम मिनिमम 2x का रिटर्न
2x ऑफ द एंट्री पॉइंट, जैसे 100 में लिया तो 120, अगर आपने टारगेट प्रोजेक्ट किया है तो वो जब तक ना हिट हो उसमें बने रहे। तो दैट इज व्हाट स्टॉप लॉस और टारगेट इज ऑल अबाउट। से अक्षय जी ने समझाया और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारा कैलकुलेशन रिस्क का होता है यहाँ पर, और इस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे। कार्तिक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कार्तिक, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं हनुमानगढ़ से हूँ जी। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर। मेरा भारतीय एक्सा पे सवाल था। आईपीओ में अलॉट हुए थे शेयर 570 के जी रेट पे, और अभी बेनिफिट चल रहा है 11 के पास, 11,000 के पास। तो ये रखूं या बाई कर दे, सेल कर दूं? ठीक है, पहले तो आपको आईपीओ लगा उसकी बधाई, ऐसे लेवल पे लगा और जिस तरह की रैली स्टॉक ने दिखाई, जो मुनाफा हो रहा है उसकी भी बधाई स्वीकार कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि स्टॉक में इस वक्त दबाव है तो आपके मन में थोड़ी सी उलझन होगी। मुझे बस ये बताइए कि आप अभी स्टॉक में कितने वक्त तक और बने रह सकते हैं? सर 1.5 साल तो बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए। महेश जी, भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के लेवल पे 570 रुपए के स्तर पे इनको लगा था, तब से ये उसमें बने हुए हैं और अभी भी 1.5 साल तक का इनका नजरिया है। बताइए क्या करना चाहिए इनको? डेफिनेटली भारतीय एक्सा में जो आईपीओ लगा है उसमें अच्छा पैसा बन रहा है, इनका भले इससे क्वांटिटी कम है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ठीक ठाक पैसा बन रहा है। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 980 का। 980 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। 1150 से 1200 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर भी। बट यस, अगर कंपेयर टू अदर स्टॉक्स अपन बात करें तो यहाँ से एक मूव करके दूसरे स्टॉक्स में जाओ तो कंपेरेटिवली इनको ज्यादा रिटर्न भी बन सकते हैं। बट यस, पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक बात है तो एक 980 का स्टॉप लॉस, 1150 से 1200 तक के टारगेट जो उन्होंने टाइम होराइजन बताया उसके हिसाब से। ऑलराइट, 980 का स्टॉप लॉस और 1150-1200 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। राजू गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजू जी नमस्कार, कैसे हैं? जी नमस्कार, बढ़िया। बताइए सर। ये मैडम, आप टाटा मोटर्स पर हमको जानकारी दें कि इसमें क्या करें क्या ना करें। सर किस भाव पे लिया है? ये 974 रुपए की बाई है और 974, 150 करीब शेयर है। ठीक है, कितना लंबा रुकना है आपने? रुकने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जानकारी कर रहे हैं ये रनिंग कब आएगा, क्या होना है इसमें। बिल्कुल, फिलहाल आप घाटे में भी है। तो अक्षय, रुकना हो तो कब तक का समय आप इनको देना चाहेंगे ओवरऑल? देखिए, टाटा मोटर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न है चार्ट्स में। शॉर्ट टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म की बात करें, बस गए कुछ ट्रेडिंग सेशन का दौर जो रहा है टाटा मोटर्स में, स्टॉक एक रेंज में सीमित रहा है जो 950 और 1050 यही रेंज में गए 1-1.5-2 महीने से ट्रेड हो रहा है। तो कोई डर वाली बात नहीं दिख पा रही है मुझे। स्टॉक का ट्रेंड अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर मैं लेवल्स प्रेडिक्ट करूं तो 900 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है अगर आपका 1 से 1.5 महीने की नजरिया हो तो। और अगर टारगेट का प्रोजेक्शन करना हो तो 1000, 1100, 1100 पहला टारगेट है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है। थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो 1200, 1250 तक भी चल सकता है स्टॉक। तो मैं कहूंगा आप कोई जल्दबाजी या डर वाली बात फिलहाल नहीं दिख पा रही है मुझे। होल्ड करना है आपको। रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे कोई स्टॉप लॉस अगर मैं रिकमेंड करूं तो वो 875 का होगा। बाकी आप बने रहे, जिस टारगेट से मैंने प्रोजेक्शन दिया है आपको, वो टारगेट आपको जल्दी वो टाइम होराइजन से मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपको सलाह टाटा मोटर्स पर। अगला सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब पर ही हमें आया सोशल मीडिया के जरिए। अंश जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, मौजूदा समय में निवेश करना कितना सही रहेगा। महेश जी आप सलाह दीजिए इन्हें। वैसे तो डीमैट अकाउंट खोला एक प्रक्रिया है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन लगता है। थोड़ा क्विकली हमें बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समय की भी थोड़ी कमी और भी सवाल है हमारे पास, तो थोड़ा क्विकली हमें बता पाएंगे डीमैट अकाउंट की इंपॉर्टेंस कैसे खोलें, और ये भी बताइए इन्हें कि मौजूदा समय में निवेश करना कितना सही होगा, या फिर थोड़ा वेट करें और अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएं उसके बाद मार्केट में एंट्री लें। डेफिनेटली डीमेट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ बैंक अकाउंट के जैसे डीमेट अकाउंट है जहाँ पे आप अपने शेयर्स जो है, शेयर्स है, बाकी सारी चीजें हैं वो होल्ड कर से रख सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट ओपन में आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया,
काफी इजी मूव है वहाँ पे। आपका नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है, आधार है, पैन कार्ड है इंडिविजुअल के लिए, तो बाकी 10 मिनट में खुल जाता है कोई भी ब्रोकर के पास में या इंटरमीडिएटरी के पास में, तो वहां पे खुल जाता है। एचयूएफ और नॉन इंडिविजुअल अकाउंट जो है वहां पे थोड़े से आपको डॉक्यूमेंट्स के जो है उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ये ब्रोकर के पास में आप डॉक्यूमेंट देके और उसको खुलवा सकते हैं, आप फिजिकल फॉर्म भी भर सकते हैं। तो वैसे डीमेट की प्रक्रिया बहुत इजी है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट की अपन बात करें तो इन्वेस्टमेंट का जब भी आप शुरू करना चाहे तब भी अच्छा टाइम रहता है। आप आज से शुरू कर सकते हैं, बट यस आज से शुरू करें तो थोड़े एक परसेंटेज कॉर्पस 5%, 10% से शुरू करें, ताकि आपको वो धीरे धीरे उसकी स्टडी भी हो जाएगी कोई चीज की, तो उसके बाद में धीरे धीरे आप उसको कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का टाइम करने चालू करने का टाइम सारा टाइम अच्छा ही रहता है। बट यस अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक इवेंट्स जो है वो वेट एंड वॉच कर जरूर करने पड़ते हैं। जैसे भी इवेंट खत्म होते हैं वहां पे स्टेबलाइजेशन के टाइम पे आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स है या पर्टिकुलर रणनीति है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट की ये प्रक्रिया, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि तमाम जो प्रक्रिया है एक बार जिस भी बैंक से आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं वहां पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक सवाल है, एनएम करके हैं, यूट्यूब पर इन्होंने अपना सवाल भेजा हुआ है। टिमकेन इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। अक्षय जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2800 के भाव पे 30 शेयर इन्होंने टिमकेन इंडिया पे लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। शानदार लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है और आज हम देख रहे हैं कि टिमकेन इंडिया में इस वक्त 5.5% की लगभग तेजी है। एक वक्त पे 6% तक की तेजी हमें नजर आई थी। इसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि ब्लॉक डील के जरिए टिमकेन इंडिया ने सिंगापुर में 6.5% की हिस्सेदारी बेची है और स्टॉक पर उसका असर, उसका एक्शन साफ तौर पर नजर आता हुआ। अक्षय जी, 2800 के भाव पे टिमकेन इंडिया क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पहली बात तो आपने बहुत ही बेहतरीन लेवल पे एंट्री करा है। 2800 से लेके 4200 का जर्नी पूरा आपने कैप्चर करा है और जिस तरीके का मंथली चार्ट्स में मैं देख रहा हूँ एक पॉजिटिव प्राइस ब्रेकआउट हुआ है 3600 पे। तो एक चीज बहुत क्लियर है, अभी एक जो स्टॉक ने 3600 का जो है एक नया बेस डिफाइन कर लिया है। जब तक 3600 के ऊपर है अभी ये स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी का व्यू है, मोमेंटम भी साथ दे रहा है। टारगेट प्रोजेक्शन अगर आपको करना है तो 4800 एक टारगेट रहेगा। जब भी ये इसके आसपास आए तभी आप अपना मुनाफा बांध ले। फिलहाल रणनीति बनाई है कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और 3400 तक बना ले। मुझे नहीं लगता रिवाइज स्टॉप लॉस हिट होगा। 4800 पहले मिल जाएगा आपको, तो स्टॉक का व्यू पॉजिटिव है और 4800 के टारगेट के लिए आप बने रहे। ओके, हमारे एक यूट्यूब के दर्शक हैं और हिमांशु मलिक, महेश, इनका सवाल ईस्ट माई ट्रिप पर है और इन्होंने 4550 पर 6 से 8 महीने के लिए खरीदारी कर रखी है। 500 शेयर्स हैं। डेफिनेटली इजी माई ट्रिक की अपन बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। यहाँ पे भी अपने को एक आउटकम जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक 38 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 54 से 56 तक के लेवल जो है इनको देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अभी अपन काफी सारे इसमें अपडेट्स भी देख रहे हैं जो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से बने रहिए और एक स्टॉप लॉस जो है 38 का लगा के होल्ड करिए। 54 से 56 तक के टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पर सवाल आया है रवि जी का। इनका सवाल है EIL पर, इंजीनियर्स इंडिया 107 शेयर्स इन्होंने 251 पर लिया हुआ है और हल्के नुकसान में है ये। अगर माफ़ कीजिएगा, अभी हल्का मुनाफा हो रहे हैं और 262 के पास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। अक्षय जी, क्या सलाह होगी? इंजीनियर्स इंडिया में बने रहना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल। इंजीनियर्स इंडिया EIH लिमिटेड ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्टॉक वही है ना? EIL जी, EIL इंजीनियर्स इंडिया। ओके, एक मिनट दीजिए पूजा जी। जी, तो
इंजीनियर्स इंडिया का अगर मैं चार्ट सेटअप देखूं तो ओवरऑल तो चार्ट स्ट्रांग ही है, और जिस तरीके का इसमें बिल्डअप होते हुए दिख रहा है कैश मार्केट में, अभी भी मुझे लग रहा है आप बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर दिखने को मिली है, पर कहीं ना कहीं 260 255 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस है, वहां पे आपको थोड़ा सा डिमांड बार बार आता हुआ दिखेगा। फ्रेश खरीदारी करने की तो राय नहीं रहेगी, पर मैं कहूंगा कि 240 ये आपका एक स्टॉप लॉस रखिए ट्रेड में, क्योंकि थोड़ा सा रेंज में है। अगर लोअर एंड टूट जाए तो थोड़ा सा पेन बढ़ सकता है स्टॉक में, तो फिलहाल होल्ड करें। एक बाउंस बैक जरूर मिलेगा जहां पे स्टॉक 280 290 तक छू सकता है, तो ट्रेडिंग के माध्यम से वो आपका टारगेट एरिया रहेगा जहां पे एक बार आप इसमें अपना मुनाफा बांध ले। नीति इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अक्षय जी की तरफ से आती हुई फटाफट से यूट्यूब से एक सवाल लेते हैं। देवेंद्र सिंह का सवाल है, जोमैटो में पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। इनकी बाइंग प्राइस है 65 रुपये, 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। महेश जी, जोमैटो 65 रुपये की इनकी बाइंग है, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छे मुनाफे में है, अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की है। डेफिनेटली स्टॉक्स में जो है काफी पॉजिटिव मोमेंटम बना है। पहले तो इन्होंने एक अच्छे लेवल पे बाइंग किया हुआ है, तो यहाँ से इनका रिवॉर्ड रेशियो काफी बढ़िया है। तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस, पहले तो एक 158 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके बाद में इसको होल्ड करिए। कोई दिक्कत नहीं दिख रही स्टॉक्स में। पॉजिटिव मोमेंटम अभी यहाँ से एक जनरेट हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ से भी एक अपर साइड 225 से 240 तक के जो लेवल है वो शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। एक आधा रिजल्ट अगर और अच्छा आ जाता है तो शायद हो सकता है कि वो लेवल भी सरपास कर देवे। तो जोमेटो में बने रहे, यहाँ से होल्ड करिए। एक स्टॉप लॉस 158 का जो लगाया है वो लगा के आप होल्ड करो। डेफिनेटली ये आपको पॉजिटिव आउटकम देगा। व्हाट्सएप पर से सवाल ले लेते हैं रविंद्र चौधरी साहब का। और अक्षय पीएफसी में खरीदारी कर रखी है इन्होंने, और ये इनकी बाइंग प्राइस बता रहे हैं 445। अच्छे रेट पे बाय करा है आपने। और अगर ओवरऑल मार्केट का एक डायरेक्शन देखे तो पावर और सरकारी कंपनियों में कहीं ना कहीं एक अच्छा बाइंग का रुझान गए कुछ महीने में चल रहा है, और ये मोमेंटम जारी रहेगा, ये मेरा मानना है। तो फिलहाल आप अपना ट्रेड जो है होल्ड करके चले। 460 ये आपका अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है स्टॉक में, और 570 से 590 ये दो टारगेट हिट करने की स्टॉक तैयारी कर रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 से 5 महीने का दौर लग सकता है ये टारगेट अचीव होने में, पर स्टॉक में कोई खामी नहीं है। तो आप बने रहिए 570 और 590 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह पीएफसी पर आपके लिए। एमजी शर्मा जी ने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है। इन्फोसिस है इनके पास 100 शेयर्स 1700 पर इन्होंने लिया हुआ है, और वहाँ से तो काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने हाल फिलहाल में एंट्री ले ली, और आईटी स्टॉक्स में तेज़ी तो आई है, लेकिन इनको अभी नुकसान हो रहा है। इनकी खरीदारी के लेवल से स्टॉक नीचे है फिलहाल। महेश जी, क्या सलाह होगी आपकी इन्फोसिस पर? डेफिनेटली आईटी सेक्टर की अपन बात करें तो काफी दिनों से ये एक सेक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। अब यहाँ से लगता है कि ये धीरे धीरे ये अपना कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आने के चांसेस बन रहे हैं। तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 1428 का, और यहाँ से एक होल्ड करने की सलाह रहेगी। टारगेट थोड़ा सा इनको लॉन्ग टर्म है तो ये 1650 से 1700 तक के लेवल तो इसमें आ ही सकते हैं, बट उसके बाद में इसमें एक वापस से रिव्यू किया जा सकता है। बट यहाँ से एक होल्ड करने की सलाह है। अब यहाँ से एक या दो क्वार्टर में अपने को आईटी सेक्टर में भी एक पॉजिटिव आउटकम दिख सकता है। ठीक है, तो यहां पर इन्फोसिस को लेकर ये नजरिया। फटाफट से एक सवाल लेते हैं गौरव का, जो कि व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने हम तक पहुंचाया है। HDFC लाइफ पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग जो है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर है, 600 रुपए की इनकी बाइंग है HDFC लाइफ में। जाहिर सी बात है कि ये जानना चाहते हैं कि क्या इन स्तरों में आने में कितना समय देना होगा और मुनाफा कब तक हो सकता है। अक्षय जी, HDFC लाइफ 600 की खरीद, आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, आज तो स्टॉक में काफी मोमेंटम है, ट्रेडिंग का मोमेंटम है, पर आपका एंट्री 600 का है और 25 रुपए डाउन है आपके बाइंग प्राइस है। प्राइस सेटअप देख के मुझे लग रहा है कि आपके तो बाइंग प्राइस के ऊपर आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा ट्रेड में। लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ चार्ट्स में कुछ बड़ी दिलचस्पी नहीं दिख पा रही है मुझे तेजी की, तो शॉर्ट टर्म की नजरिए से आप ट्रेड करें। शायद 1-1.5 महीने में अगर टारगेट प्रोजेक्शन करना हो तो 640 तक स्टॉक उछल सकता है, वहां पे आपको अपना मुनाफा बांध लेना है। तो 600 तो दिख ही जाएगा आपको जो आपका बाइंग प्राइस है।
640 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे अगर ट्रेड में स्टॉप लॉस बनाना चाहे तो वो स्टॉप लॉस बनेगा 540 का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अक्षय जी आपका आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। आप दोनों का बाजार पर बेहतर रणनीति के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।